हेलो एवरीवन। 22 अप्रैल को CSE 2024 का रिज़ल्ट आया और तब से ही साइकोलॉजी के जो ग्रुप्स हैं उसमें बहुत हलचल है। काफ़ी स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि साइकोलॉजी वालों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं, साइकोलॉजी ऑप्शनल चेंज कर देना चाहिए, उसकी जगह कोई दूसरा ऑप्शनल ले लो। सोशलॉजी, PSIR, एंथ्रोपोलॉजी, इन स्टूडेंट के भी मार्क्स कम आए, बट स्टूडेंट्स आर स्टिल लाइक कि एटलीस्ट साइकोलॉजी छोड़ दो, क्योंकि जो टॉपर्स हैं गिने चुने कुछ 4-5 जो इस साल फाइनलिस्ट में आए हैं उनके भी 270 280 आई थिंक मैक्स हैं जो मैंने देखा। सो स्टूडेंट्स आर लाइक कि मार्क्स आ नहीं रहे हैं तो चेंज कर देते हैं ऑप्शनल। बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने थोड़ा बैठ के एनालाइज किया, और कुछ मिथ्स भी हैं जो स्टूडेंट की जो टेलीग्राम चैनल्स पे या सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं, और जो बिगिनर्स हैं वो उनको मान भी लेते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि उनको लगता है कि एक्सपीरियंट एस्पिरेंट है और उसको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा, तो वो मान भी लेते हैं। मैंने कुछ पॉइंट के बारे में एनालाइज किया और देखा कि स्टूडेंट्स को उसके बारे में एक राइट डायरेक्शन देनी चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी ऑप्शन में मार्क्स नहीं आ रहे। द रियल रीज़न इज़ कि एक्चुअल में पिछले 3-4 साल में साइकोलॉजी से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है या ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड मेंटरशिप नहीं है साइकोलॉजी में जो स्टूडेंट को एक कंप्लीट होलोली सब कुछ दे दे। द पॉइंट विच आई वांट टू एम्फसाइज इज कि आंसर राइटिंग गाइडेंस नहीं है। आप कितना भी पढ़ लो, आप कहीं से पढ़ लो, कितने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आओ, बट अगर आप आंसर नहीं लिख पाए जो एक्चुअल में डिमांड करती है UPSC, देन उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज जो एग्जामिनर है उसको मतलब है तो सिर्फ एक चीज़ से कि आपने क्या लिखा है और क्या उस तरीके से लिखा है जिस तरीके से UPSC डिमांड करती है। दैट इज इट, सिर्फ उसको इतना चाहिए। ठीक है, साइकोलॉजी ऑप्शनल का जो मार्केट है उसमें इतनी मेंटरशिप अवेलेबल है नहीं। जो अवेलेबल है, जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, वो सिर्फ फोकस करती हैं कि स्टूडेंट एक आंसर लिखे, उसको इवेलुएट करके स्टूडेंट को दे दिया जाए कि क्या आपको इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है। दैट इज इट। एक अगर बेसिक सा आंसर भी स्टूडेंट लिखता है 10 मार्क्स का, उसमें 6 पॉइंट या 5 पॉइंट वो ऑलरेडी लिख चुका है। सो जनरली मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, उसको 4 पॉइंट इवेल्युएशन के नाम पे और पकड़ा देते हैं कि ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट और हैं, आप इनकी जगह या इनके बाद ये इंक्लूड कर सकते हो, आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। जस्ट टेल मी वन थिंग, अगर एक स्टूडेंट 4-5 पॉइंट लिख चुका है, उसको अगले 4-5 पॉइंट देने का क्या सेंस बनता है? क्योंकि एट द एंड साइकोलॉजी एक स्पेसिफिक डिमांड होती है एक सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग की। जैसे मैथ्स में आप स्टेप बाय स्टेप आप लिखते हो, आपको मार्क्स मिल जाते हैं, साइकोलॉजी की अलग डिमांड है। ठीक है, सो इतनी ज़्यादा एक प्रिसाइज आंसर राइटिंग अप्रोच मार्केट में अवेलेबल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। नाउ जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो स्कैटर्ड है, फ्रेगमेंटेड है। कुछ 7-8 जो आपके चैप्टर्स हैं पेपर 1 के, वो छोड़ के उसके बाद जितना भी आपको ढूंढना है वो सब आपको ढूंढना पड़ेगा। सारे चैप्टर्स का मटेरियल, कभी इग्नू के मटेरियल्स, कभी कोई बुक, कभी कोई बुक, कभी गूगल कर रहे हो, कभी AI से नोट्स बना रहे हो। सो इतने ज़्यादा स्कैटर्ड नोट्स होते हैं, इसलिए स्टूडेंट एफर्ट भी नहीं मारता है कि यार इस ऑप्शनल को ले लो। वो सोचता है कि मैं टेलीग्राम से या किसी और टॉपर्स के नोट्स ले लूँ, अपने नोट्स को सब्सटैंशिएट कर लूँ और मेरे नोट्स रेडी हो जाएंगे। आपको यही नहीं पता कि जो आपने नोट्स इंक्लूड किए हैं अपने नोट्स में, उनका बेस क्या है। वो किसी ने बनाए होंगे तो वो किस बेसिस पे बनाए होंगे, क्या उसकी नीड रही होगी, क्या रिक्वायरमेंट हुई होगी। अगर वही नहीं पता तो वो नोट्स आपके किस काम के, समझ रहे हो? तो इसीलिए स्टूडेंट इतना एफर्ट भी नहीं मारता है, और नहीं मारता है तो वो फिर पे करता है एट द एंड, क्योंकि उसको फिर मार्क्स नहीं आते, टेस्ट सीरीज में भी नहीं आते। इवन टेस्ट सीरीज में वही है कि जो उसने जनरलाइज आंसर लिख दिया, क्योंकि GS का आंसर अलग होता है, ऑप्शनल का आंसर अलग होता है। यू नीड टू बी वेरी एक्सपर्ट इन ऑप्शनल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, सो अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो ऑप्शनल में, मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो एक्सपर्ट के जैसे आंसर भी तो लिखने पड़ेंगे ना। सो ये चीज़ें मार्केट में कोई नहीं बता रहा है। इवन टॉपर्स भी जो हैं वो भी सिर्फ एक टॉपर स्टॉक देते हैं या अपने नोट्स देते हैं स्टूडेंट्स को। वो एक रेफरेंस के लिए अच्छा है कि आपको कितना कितना करना है, बट एक एग्जैक्ट गाइडेंस किसी भी एस्पिरेंट को नहीं मिल पाती है। वो एनालाइज कर देता है, एनालाइज करके यूज कर लेता है उन पॉइंट्स को। तो एक जनरली एक स्मार्ट स्टूडेंट तो यूज कर पाता है, बट जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, मैक्सिमम पॉपुलेशन है, वो उसको इतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि
कहते हैं कि टॉपर्स के नोट्स एनालाइज कर लो, आपको पता है कहाँ से कर ले, कैसे कर ले, किसी को नहीं पता, बस एनालाइज कर लो। एनालाइज करना किसी को नहीं आता, बस 4 लोगों ने कह दिया एनालाइज कर लो तो आप नोट्स ले आए, उनको देख रहे हो, बैठ के ताक रहे हो, बट एनालाइज करना आता नहीं है। सो पॉइंट तो ये है ना, और कोई पूछना भी नहीं चाह रहा है क्योंकि वो सोचते हैं कि हम इतने बड़े स्टूडेंट, हमने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली और ऐसे सवाल पूछेंगे किसी से, वो क्या ही सोचेगा, क्यों भाई पूछ लो ना, क्या दिक्कत है ना। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को बहुत ब्लेम करते हैं कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी टारगेट कर रहा है इस बार साइकोलॉजी वालों को, या उनके मार्क्स एक्स्ट्रा काट रहा है, या इस बार उसने मैथ्स वालों को बहुत अच्छे मार्क्स दिए हैं। देखो, थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो कि यूपीएससी ऐसा क्यों करेगा, और कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होना चाहिए ना। ये कोई नहीं बताता है, बस ये बता देते हैं कि वो पार्शियल हो रहा है, या किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा मार्क्स दे रहे हैं इस बार किसी एक सब्जेक्ट को मार्क्स नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न भी तो होगा ना। वो कोई क्यों नहीं बता रहा है, और कोई नहीं बता रहा तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। ठीक है, इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि यूपीएससी ये नहीं चाहता कि कोई एस्पिरेंट या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी उस पैटर्न को रिकग्नाइज कर पाए जो पैटर्न उस ऑप्शन में चलता है। क्यों नहीं रिकग्नाइज कर पाए? क्योंकि दे वांट कि उस ऑप्शनल का एक्सपर्ट बंदा हमें चाहिए। अगर वो पैटर्न रिकग्नाइज कर लेगा तो वो उसके पास लूप होल्स होंगे उसमें मार्क्स स्कोर करने के लिए, जो उनको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑप्शनल का स्टूडेंट उन्हें एक्सपर्ट चाहिए उस सब्जेक्ट में। क्यों एक्सपर्ट चाहिए? ताकि वो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को अगर वो रिकमेंड होता है तो उसको आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की सर्विस के बाद वो उनको एक किसी डिपार्टमेंट में जिसमें वो एक्सपर्ट है उसको उसमें ट्रांसफर करके उसका उस एबिलिटी का फायदा उठा सके। ठीक है, नाउ उस पैटर्न को तोड़ने के लिए यूपीएससी एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी लाता है कि कोई एस्पिरेंट या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट उस पैटर्न को ना समझ पाए। दैट इज इट, सिर्फ इतना सा रीजन है। ठीक है, उसको आप ये मत कहिए कि उस ऑप्शन को बहुत ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं, उस ऑप्शन को बहुत ज्यादा मार्क्स कम दे रहे हैं, ये नहीं है। आप कंपेयर किससे कर रहे हो? साइकोलॉजी को मैथ्स से कर रहे हो कि मैथ्स वालों को बहुत ज्यादा मिलते हैं। अरे तो उसका डिसएडवांटेज भी तो देखो ना कि उसका इतना लंबा सिलेबस, उसका लेंथी सिलेबस है, कैसे कवर कर रहा है कोई स्टूडेंट? 1 साल में कवर कर रहा है, और वो कर रहा है जो आईआईटी से पढ़ के आ रहा है, एक हाई रैंकर स्टूडेंट। और साइकोलॉजी 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है आपका सिलेबस। सो आप उसकी सिर्फ अपने सब्जेक्ट की अगर सिर्फ डिसएडवांटेज देखोगे तो कैसे कवर करोगे सिलेबस? ठीक है, सो आपको अपने सिलेबस की, आपके ऑप्शनल की भी एडवांटेज देखनी है। ठीक है, उसके बाद ही आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो थोड़ा पॉजिटिव सोचो। सिर्फ जो मिथ्स हैं सोशल मीडिया पे, मार्केट्स में, प्लीज उनको आंख मीच के आप लोग फॉलो मत करो। नाउ व्हाट यू शुड डू इंस्टेड इज कि आप अपने रिसोर्स की लिस्ट बनाओ, आप अपना एक रोड मैप बनाओ कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है, और उससे स्टिक कर जाओ। अपने स्ट्रैटेजी से तब तक आप डेविएट मत हो जब तक आपको ये लगे कि नहीं, इस स्ट्रैटेजी से मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो थरली, डिसिप्लिन से। आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटीज फिर आप अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करो, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें आपको लगता है कि नहीं कर सकते, देन ज्वाइन एनी ऑथेंटिक मेंटरशिप प्रोग्राम। तो आप एक गाइडेंस मिलेगी आपको किसी भी एक ऑथेंटिक टीचर की, और फिर आप पर्टिकुलर टेस्ट दे पाओगे, आंसर राइटिंग सीख पाओगे, और अपने सिलेबस को डिसिप्लिन से और डेडिकेशन से कंप्लीट कर पाओगे। नाउ कीप इन माइंड, जो मैं फील करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी ऑप्शनल, जब आप टेस्ट सॉल्व करते हो या कोई भी टेस्ट सीरीज लेते हो साइकोलॉजी की, आई डोंट थिंक पर्सनली कि सिर्फ इवैल्यूएशन से आप पूरी आंसर राइटिंग सीख सकते हो। अगर कोई इवैल्यूएटर आपको इवैल्यूएशन करके देता है, डिटेल्ड इवैल्यूएशन की, देखो यहाँ पे आपका कंक्लूजन ठीक नहीं है, या आपको कुछ 2-4 पॉइंट और ऐड ऑन करने हैं, या इंट्रोडक्शन ठीक नहीं है, वो सिर्फ ये चीज़ें करके दे सकता है। आपको सिर्फ उस इवैल्यूएशन को पढ़ के आपको पूरे आंसर का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है। कि आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट साइकोलॉजी ऑप्शन, जो मैं फील कर पाता हूँ कि आपको अपने आंसर में कोहेरेंस कैसे लेके आनी है, क्या साइकोलॉजी स्पेसिफिक चीजें हैं जो उस आंसर में लेके आनी है। ठीक है, जैसे यू कैन नॉट राइट जीएस लाइक आंसर्स इन साइकोलॉजी ऑप्शनल। ठीक है, सो यू नीड अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन
आंसर राइटिंग अप्रोच। सो जहां आपको ये आंसर राइटिंग अप्रोच मिले, प्लीज डू दैट, बिकॉज वरना आप कितना भी पढ़ लो उसका कोई सेंस नहीं बनता अगर आप साइकोलॉजी स्पेसिफिक आंसर नहीं लिख पाओगे। तो एक पर्टिकुलर डिमांड होती है हर सब्जेक्ट की, उस डिमांड को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। सो स्टॉप ब्लेमिंग द ऑप्शनल कि हमारा ऑप्शनल ऐसा है या उसके रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। सब अवेलेबल हो जाएंगे अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इनफ, देन इंटरलिंकेजेस और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स। आपको वो कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है, कोई सिखाएगा भी नहीं, आप खुद कर लोगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट बेस्ड होता है ऑप्शनल, और रिसोर्स आप खुद मैनेज कर सकते हो अगर करना चाहो तो, वरना बहाने तो कुछ भी हो सकते हैं। सो स्टॉप ब्लेमिंग द ऑप्शनल, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करो, और विद राइट स्ट्रैटेजी, राइट अप्रोच, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, you can score very well in your psychology optional. So until next time, study smart, work hard, stay consistent and believe in yourself. Thank you.